रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। हम लोग वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड। देखो वैसे तो दो ही पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, लेकिन बैक एंड में भी दो पार्ट आते हैं फिर, आपका एपीआई वाला कोड और प्लस डेटाबेस। तो इसलिए यहाँ पे तीन अलग अलग लिखा। फ्रंट एंड, जिसे हम लोग क्लाइंट साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड बैक एंड, अभी लिखना मत कोई भी, ठीक है, जिसे हम लोग सर्वर साइड कहते हैं। एंड देन आपका डेटाबेस। देखो भाई, फ्रंट एंड, अगर हम लोग फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन डिजाइनिंग पार्ट एंड सेकंड वन डेवलपमेंट पार्ट। डिजाइनिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? कोई भी वेबसाइट आप इंटरनेट पे देखते हो, उसका स्केलेटन, मतलब आप वेबसाइट पे कोई हेडिंग देख रहे हो, कोई पैराग्राफ देख रहे हो, कोई टेबल है, कोई फॉर्म है, कोई लिस्ट बनी हुई है, कुछ भी है, वो सब किससे बनता है? HTML से। समझ में आया? जैसे मान लो आपको एक घर बनाना है, तो आपने क्या किया? दीवारें खड़ी कर दी, छत डाल दी, लेंटर वेंटर डाल के, ठीक है, और उसमें जो भी सामान वामान था वो आपने लगा दिया। लाइक मतलब टाइले वाले नहीं, मतलब ऐसे, मतलब घर बना लिया, कहने मतलब है दीवार लगा दी, छत लगा दी, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया बस, ठीक है। ये क्या है आपका? HTML। समझ में आ गया? तो अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद आपको चाहिए कास्केडिंग स्टाइल शीट या फिर CSS। ये होता है आपका डिजाइनिंग पर्पज से, मतलब जो एक अच्छा लुक वेबसाइट को मिलता है वो किससे मिलता है? CSS से। जैसे एक घर बना दिया, उसे प्लास्टर कर दिया, उसमें पेंट कर दिया, ठीक है, टाइल वाइलें लगा दी, ग्रिल्स लगा दी उसमें, ठीक है, मतलब एक अच्छा सा लुक दे दिया आपने घर को, तो वो कैसे होता है? CSS से। फिर आपने उसमें AC वगैरह लगा दिए, ध्यान रखना मैं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्क है दोनों में। हाँ, लगा दिया आपने, AC लगा दिया, फैन लगा दिए, लाइटें लगा दी। समझ में आया? क्लियर है? अब मैंने जैसे मान लो घर में एक फैन लगाया, उस पर एक बटन लगा दिया कि इस बटन पे क्लिक, मतलब मैं बटन दबाऊंगा तो फैन चल जाएगा, AC चल जाएगा, ठीक है। लगाया किसमें? HTML में। उनको अच्छा लुक किसने दिया? CSS से। लेकिन वो वर्किंग कब होगा? जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या आएगा आपका? जावास्क्रिप्ट। मतलब चीजें आपकी अलाइव किससे होंगी? जावास्क्रिप्ट से। आपने अब देखो कई सारे एग्जांपल आपके जावास्क्रिप्ट में होते हैं। जैसे इमेज स्लाइडर आप देखते हो, हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं, इमेज चेंज हो जाती है, ये सब किससे बनेगा? जावास्क्रिप्ट से। आपने ड्रॉप डाउन देखे होंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, लिस्ट आती है, दोबारा क्लिक करते हैं, हट जाती है, ये भी किससे बनता है? जावास्क्रिप्ट से। समझ में आया? आपने वेबसाइट पे देखा होगा, जब ऐसे छोटी हो जाती है तो टॉगल बटन दिखता है, उस पर क्लिक करते हैं, मेन्यू आता है, दोबारा क्लिक करते हैं, मेन्यू हाइड हो जाता है, वो भी किससे बनेगा? जावास्क्रिप्ट से। इसके अलावा आपने देखा होगा वेबसाइट पे डार्क मोड, लाइट मोड, ऐसे मोड होते हैं, आप उससे स्विच करते हो मोड को, ये भी किससे बनेगा? जावास्क्रिप्ट से। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टाइमर नहीं चलते रहते हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, मतलब उसमें टाइम बचा हुआ 2 दिन, ऐसे फिर टाइमर घटता रहता है ना। तो वो टाइम, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तो उस पर टाइमर चलता रहता है। टीवी में भी देखा होगा ना आपने, कोई नया शो आने वाला होता है तो उस पर टाइमर चल जाता है, जैसे मान लो बिग बॉस आने वाला है, IPL शुरू होने वाला है, तो उसका टाइमर आता रहता है ना कि इतने दिन में हो जाएगा, काउंट डाउन जिसे बेसिकली बोलते हैं हम लोग। तो काउंट डाउन वगैरह भी आपको किससे बनाना है? जावास्क्रिप्ट से। समझ में आया? आपने एक चीज नोटिस करी, हम लोग फेसबुक पे जब लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज रिलोड नहीं होता है, सिर्फ लाइक बटन जो है वो चेंज हो जाता है, पूरा पेज लोड नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लोड हुआ। ये भी किससे होगा? जावास्क्रिप्ट से। समझ में आया? क्लियर है? अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तो ये जो फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया ये नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी चेंज करोगे पेज रिलोड हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, पेज रिलोड ना हो बार बार, तो इसके लिए क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। ये सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। डिजाइनिंग के बाद हम लोग, अच्छा इसमें कुछ टूल्स होते हैं डिजाइनिंग के लिए, जैसे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हम लोग यूज करेंगे जब रिएक्ट पढ़ेंगे।
ठीक है। रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे बूटस्ट्रैप भी आपको पढ़ाएंगे हम लोग, और जिन लोगों को जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको पीएचडी में पढ़ाया जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट बनाते टाइम। इसके अलावा रिएक्ट रिएक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे मटेरियल यूआई। अब बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूआई दोनों ही डिजाइनिंग टूल हैं, ठीक है। मतलब इसमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। आपको नेविगेशन मेन्यू चाहिए, बना हुआ है, कोड कॉपी करो, अपनी वेबसाइट में पेस्ट करो, नेसेसरी चेंजेस करो, काम करो। समझ में आया? आधे घंटे में वेबसाइट बना दोगे आपको बूटस्ट्रैप मटेरियल यूआई यूज करके, ठीक है। क्या चाहिए? नेविगेशन चाहिए, ये लो भाई नेविगेशन उठाया, कॉपी किया, थोड़े बहुत चेंजेस है कर दिए। नेक्स्ट इमेज स्लाइडर चाहिए, बूटस्ट्रैप पे गए, इमेज स्लाइडर का कोड उठाया, पेस्ट किया, इमेज लगाई, काम खत्म। कार्ड चाहिए, कार्ड लगाया, इमेज लगाई, टाइटल वाइटल चेंज कर दिया, काम खत्म। फॉर्म चाहिए, फॉर्म उठाया, पेस्ट किया, नेसेसरी चेंजेस किए, काम खत्म। चीजें बनी हुई है पहले से, बस आपको क्या करना है, अपने कोड में उनको इंटीग्रेट करना है। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल है, आप बहुत आराम से कर सकते हो काम, बट उसके लिए ना आपको थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा कि आप मास्टर हो जाएं एचटीएमएल सीएसएस के, बट आपको थोड़ा भी आइडिया होगा ना एचटीएमएल सीएसएस का, आप ये आराम से कर लोगे। मैं कहता हूँ कि एक एक्सपर्ट 100% नॉलेज अगर किसी को है, मैं कहता हूँ बूटस्ट्रैप मटेरियल सीखने के लिए आपको सिर्फ 5% नॉलेज भी है ना एचटीएमएल सीएसएस की, फाइल कैसे बनानी है, कैसे लिंक करना है दूसरे पर, इतना भी आपको पता होगा ना, तो भी आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप आराम से हो सकता है। समझ में आया? मतलब एचटीएमएल तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, पता तो टेबल क्या है, फॉर्म क्या है, सब तो पता होना चाहिए ना, तो उतना भी आपका होगा तो आप कर पाओगे काम। बट इसका मतलब ये नहीं कि एचटीएमएल चीज पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप अगर आप यूज करोगे और 100% बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो फिर आप जितनी भी वेबसाइट बनाओगे ना सब सेम लगेगी दिखने में, ठीक है। तो आप कस्टम सीएसएस यूज करके उन्हें अलग लुक एंड फील दे सकते हो। समझ में आया? मटेरियल यूआई भी आपका सेम डिजाइनिंग टूल है, ये बूटस्ट्रैप से भी थोड़ा ज्यादा अच्छी डिजाइन आपको प्रोवाइड करता है। तो आप अगर मटेरियल यूआई यूज करते हो तो इससे आपकी वेब एप्लीकेशन ऐसी लगेगी जैसे आपके मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब काफी अच्छे डिजाइन टूल्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्ट में यूज होता है, एंगुलर में भी है, बट उसका नाम मटेरियल डिजाइन है। मटेरियल यूआई रिएक्ट के लिए है, मटेरियल डिजाइन एंगुलर के लिए, ठीक है बेटा। तो मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ हो सकता है यहाँ पे एंगुलर के स्टूडेंट भी हो, है कोई एंगुलर का स्टूडेंट आप लोगों में? हाँ जी, तो मैं लिख देता हूँ बेटा फिर मटेरियल डिजाइन। देन आता है डेवलपमेंट, और देखो जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो एक टर्म आती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो फाइनल फाइनल रिजल्ट जो मिलता है वो एक पेज पे मिलता है, बनती अलग अलग पेज में ही है, लेकिन सारा ये पार्ट इकट्ठा होके कहाँ पे आता है? एक फाइनल पेज में। वहीं पे अगर मान लो पीएचपी में या जावा में या पाइथन में हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अलग अलग वेब पेज बनते हैं, हर पेज हर मतलब अलग पेज बन रहा है, तो एक पेज का दूसरे पेज से कोई लेना देना नहीं है, अलग पेज होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारे पेज मतलब पेज नहीं कह सकते, कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट इकट्ठा होके एक ही पेज पे आएंगे और आपकी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे यूट्यूब, आपने यूट्यूब को यूज किया होगा। यूट्यूब क्या है? एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। फेसबुक क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है। नेटफ्लिक्स क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अमेजन प्राइम सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब आप इन चीजों को ब्राउजर पे चलाते हो उसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब की ऐप नहीं चलाई है, मैंने ब्राउजर पे रन किया है, तो ये क्या है? इसकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब आप मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ट्रेलर्स पे क्लिक कर देता हूँ, आपने यहाँ पे कुछ ध्यान दिया? यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुई ना, सिर्फ कंटेंट चेंज हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये अलग अलग पेज भी नहीं है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ कैटेगरीज है, पार्ट एक ही बना हुआ है, उसी पे डेटा आपका रेंडर होगा। हाँ, इसमें जैसे अलग ये जो एक्सप्लोर हो गया, ये अलग कंपोनेंट बने हुए हैं, सोर्ट्स हो गया, ये अलग कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो फाइनल बिल्ड किसकी हो रही है? एक सिंगल पेज में।
तो ये थोड़ी फास्ट होती है एक्सेस करने में। एक चीज और देख रहे हो, जैसे मान लो मैं इस पे जा रहा हूँ, थोड़े टाइम के लिए मुझे वाइट स्क्रीन नहीं नजर आ रही है ना, मतलब मुझे कुछ तो दिख रहा है ना एटलीस्ट, है ना। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। वहीं पे हम चलते हैं अमेजोन पे। अमेजोन वेबसाइट जो है, ये आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल वेबसाइट है। अब मैं किसी, देखो यहाँ पे पेज लोड होता है, मैं कस्टमर सर्विस पे जा रहा हूँ, अभी मेरा इंटरनेट अच्छा चल रहा है, देखो पेज लोड हुआ, तो लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है ना, नेट अच्छा चल रहा है फिर भी रिलोड हो रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, कुछ टाइम के लिए वाइट पेज आता है, उसके बाद कंटेंट दिखता है। तो ये हमारी नॉर्मल वेबसाइट है, समझ में आया। और ये क्या है आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन डेफिनेटली फास्ट होती है एक्सेस करने में, और कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे एक फीचर और बताता हूँ, मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अमेजोन पे ही जाता हूँ। अमेजोन में क्या है कि हम लोगों को ना एक पेज पे सिलेक्टेड आइटम्स दिखाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल पे क्लिक कर देता हूँ, यार इन्होंने अपने नेटवर्क को भी ठीक ही नहीं कर रखा है। मुझे जो दिखाना था एक्चुअली वो ये है, एक सेकेंड। इसमें मैं सी ऑल रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको ना पेजिनेशन दिखेगा, 400 पेज हैं पे जिनसे आइटम दिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो इस पर क्लिक करूंगा, दोबारा पेज लोड होगा। यूट्यूब पे जाना है एक बार, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो देखो और कंटेंट लोड हो जाता है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल फीचर। मतलब इसमें आपको नेक्स्ट और प्रीवियस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट स्क्रॉल फीचर, आप स्क्रॉल करते जाओ। फेसबुक पे भी तो यही होता है ना, आप स्क्रॉल करते जाते हो, आपको नई नई पोस्ट दिखने लग जाती हैं। ये भी क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। समझ में आया, क्लियर है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होते हैं उनसे आपका वेबसाइट सर्फिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर मिलता है आपको, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वेबसाइट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल वेबसाइट बेकार है, अब अमेजोन जैसी कंपनी नॉर्मल वेबसाइट चला रही है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना क्यों चला रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अलग अलग पेज में बनी वेबसाइट बेकार होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी की चॉइस पे कि उन्हें सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए या नहीं। अमेजोन वाले सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के कैटेगरीज हैं, दुनिया भर के मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं। फिर उसमें क्या है कि सेलर्स के एक अलग अकाउंट बनते हैं, बायर को, मतलब उनकी वेबसाइट जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, मतलब बहुत सारी आइटम्स है उसमें। लेकिन वहीं पे यूट्यूब पे क्या है, आपको वीडियो तो दिखती है, कैटेगरीज है वीडियो की कि आपको कौन सी कैटेगरी की वीडियो चाहिए। फेसबुक है, फेसबुक में गिनी चुनी चीजें तो करते हो आप लोग, भाई पोस्ट आपको दिख रही है, अब वीडियो भी वहीं पे दिखती है, ऑडियो भी कोई भेज पोस्ट करता है वहीं पे दिखता है, मैसेज करने का सेक्शन अलग है, चैट करने का सेक्शन अलग है। तो कुछ चीजें हैं जो फेसबुक में फिर भी लिमिटेड है, लेकिन अमेजोन पे लिमिटेड चीजें नहीं है, बहुत सारी हैं। आप जितना ज्यादा घुसोगे उसमें उतनी ज्यादा चीजें आपको नजर आती चली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने चाह के भी वो सिंगल पेज में इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है उनकी और बहुत ज्यादा कैटेगराइज है। लेकिन जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब हो गया, आपकी जीमेल सिस्टम हो गया, फेसबुक हो गया, या आपका नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम हो गया, इन पे जो डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन कैटेगराइज मतलब ऐसे नहीं है ना कि भाई मोबाइल के लिए मुझे अलग से टेबल चाहिए, मोबाइल की फील्ड रखने के लिए अलग से टेबल चाहिएगी ना, वहीं पे क्लोथ्स के लिए अलग से टेबल चाहिए होगी, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है ना। एक टीवी खरीदोगे तो उसके स्पेसिफिकेशन अलग होंगे। तो अमेजोन वालों को दुनिया भर की टेबल बनानी पड़ रही है अलग, दुनिया भर के वेब पेज अलग अलग बनाने पड़ रहे हैं।
लेकिन वहीं पे यूट्यूब पे क्या है, एक वीडियो है, उसमें कुछ कमेंट्स आएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, कुछ सेम ही तो है, वीडियो चाहे किसी भी टाइप की हो। समझ में आया? तो इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन हर कोई नहीं बना सकता। बाकी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, और ऐसी वेबसाइट जिसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, डेटा चाहे कितना भी हो, डेटा से मतलब नहीं है, डेटा बहुत सारा डेट बनती, मतलब ये जो एप्लीकेशन होती है ये बनती ही डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन है, मतलब जहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा होता है आपके पास, लेकिन कंपोनेंट्स कम होते हैं, बहुत ज्यादा कैटेगरीज नहीं होती है। समझ में आया? तो ऐसी एप्लीकेशन हम लोग किसे बनाते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए मार्केट में कई सारे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, एक चीज ऐसी है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही बोलबाला है, मतलब जावास्क्रिप्ट के बिना आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये जो पार्ट है ना, डेवलपमेंट वाला पार्ट, इसमें जावास्क्रिप्ट के अलावा फिलहाल कोई लैंग्वेज यूज होती ही नहीं। टाइपस्क्रिप्ट कह सकते हो, बट वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट यूज होती है ना रिएक्ट एंगुलर में, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट ही ना। तो यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा मार्केट 100% जो है कवर किसने कर रखा है? जावास्क्रिप्ट। अब इसके कुछ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि रिएक्ट सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है ये। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क है एंगुलर। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रिएक्ट और एंगुलर में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मेन डिफरेंस जो है दोनों में, इनफैक्ट तीनों में, वो ये है कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, और जो एंगुलर एंड व्यू है दोनों ही फ्रेमवर्क हैं। और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है? लाइब्रेरी जो होती है वो लाइट वेट होती है, और प्लस उसका एक कोई सेट पैटर्न नहीं होता है कि आपको ऐसे चलाना है, वो आपके हाथ में होता है कि आपको कैसे उसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट मतलब वेबसाइट का छोटा सा पार्ट बनाना है, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपको कैसे बनाना है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एंगुलर की बात करें तो यहाँ पे ना सेट रूल्स है, सेट पैटर्न है पहले से, कि भाई आपको ये पैटर्न फॉलो करना है तो ही आप कंपोनेंट बना पाओगे। समझ में आया? जैसे रिएक्ट ज्यादा पॉपुलर भी है। अगर डिफिकल्टी लेवल पे देखें तो सबसे सिंपल जो है वो व्यू है, लेकिन इंडिया में अभी उतनी अच्छी मार्केट नहीं है इसकी, इंडिया में कम है। रिएक्ट एंगुलर दोनों का बहुत अच्छा मार्केट स्कोप है, दोनों ही बहुत अच्छी मतलब आपकी दो मतलब कोर्स हैं, और दोनों बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इन पे होता है। अब इन दोनों में अगर बात करें तो अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप रिएक्ट पे जाओ, और अगर आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का आइडिया है फिर आप एंगुलर पे जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं डिफिकल्टी लेवल पे तो एंगुलर थोड़ा सा टफ तो है एज कम्पेयर टू रिएक्ट। रिएक्ट तो बहुत ईजी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंगुलर की ज्यादा ईजी हैं और रिएक्ट की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एपीआई कॉल करनी है तो एंगुलर में वो तरीका बहुत अच्छा है, आपको स्टेट मैनेजमेंट करना है एंगुलर में बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट मैनेज करना ये सब वो रिएक्ट में ज्यादा इजी है। तो दोनों मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल आपको डेवलपमेंट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो फिर एंगुलर सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वहीं पे रिएक्ट आप सीखने जाएंगे आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी। पैकेज की बात करें, दोनों का सेम पैकेज लगभग चल रहा है मार्केट में, क्योंकि दोनों एक ही काम के लिए यूज होती है। समझ में आया? दोनों क्या, तीनों बोल दो, तो व्यू का भी चल रहा है इंडिया में ठीक ठाक, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं बैकएंड की। अब बैकएंड देखो, आप जो चाहे वो लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ही रहना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? नोड एक्सप्रेस। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है विद हेल्प ऑफ नोड एंड एक्सप्रेस। आप जावा यूज कर सकते हो, आप पीएचपी यूज कर सकते हो, आप सी शार्प लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे रूबी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे पाइथन यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे स्विफ्ट यूज कर सकते हो। नाम सुना है स्विफ्ट? कौन सी लैंग्वेज है ये? अरे कार नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्विफ्ट अभी कार सोच के बोल दो कि हाँ स्विफ्ट तो देखिए रोड पे चलती है। स्विफ्ट एक लैंग्वेज है जिससे मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल और डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके आई ये एप्पल कंपनी के हैं, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे।
इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो इनमें से कोई एक आपको यूज करना है, ठीक है भाई। अब अगर मैं बोलूं कि अब आप पूछो मेरे से कि भाई इनमें से बेस्ट कौन है, तो इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि मार्केट में सभी का अच्छा खासा स्कोप है। कोई मैं ये नहीं कह सकता कि ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये लैंग्वेज खराब है। मार्केट में फिलहाल रूबी को छोड़ दें तो बाकी सब पे इक्वली काम, मतलब कह सकते हो इक्वली इनका स्कोप है। आप कोई भी यूज करो, सी शार्प अगर आप यूज करते हो तो आप डॉट नेट में जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सी शार्प यूज होता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट कैसी कंपनी है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी किस पे काम करती है, सी शार्प पे। समझ में आया? इसके अलावा स्विफ्ट, एप्पल कंपनी के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और उसके सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। स्विफ्ट और एक ऑब्जेक्टिव सी नाम की लैंग्वेज भी होती है, ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी। अब इसको सी नाम सुन के सी मत समझ लेना, ये अलग लैंग्वेज है बिल्कुल, ठीक है। नाम ही सी है इसका, बाकी ये पूरी जावा की तरह है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी। इसके अलावा जो डेटाबेस, सॉरी डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं वेब एप्लीकेशन में, वो पाइथन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जो जिनका मेन काम होता है सिर्फ वेबसाइट बनाना, ध्यान रखना वेबसाइट्स, वो पीएचपी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। बाकी जिनको एक मतलब जो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी एक ही बंदे से बनवा लें और वेब एप्लीकेशन भी, तो उसके लिए फिर जावा। समझ में आया? तो मार्केट में सबका अच्छा खासा स्कोप है। अब मीन सेक मन सेक वालों में अब आने वाले टाइम में भाई क्या होने वाला है, जावा स्क्रिप्ट, मतलब ये कह सकते हो कि डेटा साइंस में भी घुस चुके हो, हर जगह घुस रही है। आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, आप रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बना लो, एंगुलर का भी टूल आता है उससे भी बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन बन रही है इससे, डेटा साइंस में यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जगह यूज हो रही है। तो आने वाले टाइम में जावा बहुत अच्छा खासा बाउंस आएगा इसमें, आ भी रखा है फिलहाल और आएगा भी, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट के लिए कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर लो, आप करियर स्टार्ट कर सकते हो आराम से किसी भी लैंग्वेज में। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं जिंदगी भर पीएचपी पे काम करूंगा या जावा में काम करूंगा या डॉट नेट पे, तो वो होता नहीं है पॉसिबल। वो जिस भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जाओगे, अगर वहां पे आपका प्रोजेक्ट अलग टाइप का आ गया तो आपसे बोल देंगे कि भैया ये सीख लो, ये टाइम है तुम्हारे पास, सीख लो और इस पे काम कर लो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई मैं तो पाइथन सीख के बैठ गया और मुझे बोल दिया कि पीएचपी पढ़ लो, तो मुझे तो पीएचपी का पी भी नहीं पता। तो आप एक लैंग्वेज जो पढ़ोगे ना, जैसे मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगे, आप खुद से आराम से पढ़ सकते हो। एक फ्रेमवर्क पढ़ लिया आपने, लाइक आप आज आप क्या कर रहे हो, नोड एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपको कंपनी बोल देती है कि भाई आपको ना जावा पढ़ना है, तो आपको जावा लैंग्वेज सीखनी है और इसके फ्रेमवर्क सीखनी है। अब फ्रेमवर्क जब आप सीखने जाओगे आपको पता चलेगा कि यार ये सारी चीजें मैं नोड एक्सप्रेस में कर चुका हूँ, बस मुझे ये देखना है कि इसमें कैसे करें। समझ में आया? अच्छा, पीएचपी का फ्रेमवर्क है लारावेल, जैंगो का फ्रेमवर्क है, सॉरी पाइथन का फ्रेमवर्क है जैंगो। दोनों की प्रोग्रामिंग में काफी हद तक सिमिलरिटी है, अगर एक एक को आता है तो दूसरा आराम से सीख जाएगा। समझ में आया? तो उसकी टेंशन ना लेना कि कंपनी आपको बोल दे, कंपनी टाइम देगी आपको, ऐसा नहीं कि बोले कल से तुम्हें पाइथन पे काम करना है, ऐसा नहीं होता है। टाइम दिया जाएगा आपको, और उसका एक बेनिफिट भी मिलता है। अगर कंपनी आपसे बोलती है ना कि भाई आपको ये स्विच करके आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपको पैकेज भी बढ़ाते हैं वो, कि हम आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, नहीं करोगे तो भैया दूसरी जॉब ढूंढ लेना। तो ये चीज सोच के जाना कि आप जिस टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री में घुसोगे जरूरी नहीं है कि खत्म भी उसको ही करोगे, ठीक है। बस आपको मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग देखनी है कि स्टार्टिंग आप में आपको किस टेक्नोलॉजी पे करनी है। क्लियर है बेटा? एक टेक्नोलॉजी सीख लो, दूसरी आराम से सीख जाओगे, तो अगर जरूरत पड़े इनके इन फ्यूचर आराम से सीख जाओगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। एक चीज आपको अच्छे से सीखनी है सिर्फ। अब आपने चाहे पीएचपी का कोर्स लिया है तो पीएचपी अच्छे से पढ़ो, आपने चाहे मर्न स्टैक लिया है तो मर्न स्टैक अच्छे से करो, आपने जावा फुल स्टैक किया है जावा फुल स्टैक अच्छे से करो, जो भी आपने कोर्स लिया है सब अच्छा है, खराब कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, बस डेटाबेस में सुन लो, डेटाबेस में हम लोग यूज करेंगे मोंगोडीबी। पीएचपी वाले जो बच्चे हैं आप पढ़ोगे माई सिक्वल,
और मोंगोडीबी। आपके कोर्स में दो होंगे, जो पीएचपी वाले बच्चे हैं या जावा वाले स्टूडेंट्स हैं वो मोंगोडीबी पढ़ेंगे, सॉरी माइस्क्ल पढ़ेंगे, और जो मन स्टैक और मीन स्टैक वाले हैं वो मोंगोडीबी पढ़ेंगे। ठीक है।